हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आएगी, किसी सरफेस से टकराएगी और वापस चली जाएगी। तो इसमें रेगुलर और इरेगुलर का क्या मतलब है। देखो, रिफ्लेक्शन तक तो क्लियर है आपको कि बाउंसिंग बैक, लाइट का आना, टकरा के वापस चला जाना। अगर देखो सारे की सारे जो लाइट जैसे अगर सीधी सीधे आ रही है, एक डायरेक्शन में आ रही है, तो वो एक ही डायरेक्शन में वापस चली जाए। ऐसा ना हो कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, नहीं। देखो जैसे आप इन 3 रेज को देख रहे हो बेटा, ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं और ये 3 रेज रिफ्लेक्टेड हैं जो यहाँ से टकराने के बाद वापस चली गई। इनको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। और ये बेटा हमने प्लेन मिरर इस्तेमाल किया है। आपने घर में जो प्लेन मिरर देखा होगा बिल्कुल स्मूथ होता है बेटा, तो और बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, ऐसे कहीं ऊपर नीचे अप डाउन्स नहीं होते उसमें। ये आपका प्लेन मिरर है तो ये टकरा के वापस चली जाएंगी। इसी को ही कहते हैं बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि जो सारी की सारी लाइट रेज है ना वो सारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक प्रॉपर मैनर में जा रही हैं। When entire light get reflected back in same direction, कैसे डायरेक्शन में जाए बेटा, सेम जैसे आई थी वैसे। और देखो सारी तीनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे सेम हुआ ना। ये अगर एक इधर उधर मुड़ जाती तो डिफरेंट चीज़ हो सकती थी। सेम ऐसा ही है आपका डिफ्यूज्ड वाला, सॉरी इरेगुलर बोल सकते हो आप उसको। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आप देखेंगे कि देखो ये आपकी इंसिडेंट रे दिखाई है मैंने 3 मार्क की, आई तो बिल्कुल पैरेलल थी एक दूसरे के, लेकिन जाते टाइम देखो ये थोड़ी सी इस साइड जा रही है, ये थोड़ी सी ऊपर जाने लग गई, ये ऐसे थोड़ा इस साइड जाने लग गई। अब आप एक बार खुद देखो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में पैटर्न। इंसिडेंट में तीनों रेज पैरेलल आई थी, तो रिफ्लेक्टेड में भी जिस भी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती पैरेलल हो जाती, पर ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे तीनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब जो आपकी रेज रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएं उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और बेटा जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो किसी रफ सरफेस से होता है, जहाँ पे जैसे देखो अब यहाँ पे मैंने स्मूथ नहीं बनाया, यहाँ पे ऐसे थोड़ा अप और डाउन शो किए हुए हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल स्मूथ होता तो ये सेम डायरेक्शन में ही जाती। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा व्हेन ए बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, सॉरी, कि अगर आपकी जो लाइट आ रही है आ तो वो सेम तरीके से रही है, सेम डायरेक्शन से रही है, पैरेलल आ रही है, आप ये भी कह सकते हैं तीनों पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन जब वो वापस जाएंगी तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, क्योंकि जो आपका सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, उनको अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है बेटा मल्टीपल इमेजेस। इसका मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी जो आपकी बुक में भी है बेटा। और वैसे भी मल्टीपल इमेजेस आपको मल्टीपल इमेज बनाने के लिए ना एक से ज़्यादा मिरर की ज़रूरत होगी। आप ज़रा इस डायग्राम को देखो बेटा। इस डायग्राम में एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो आपको सामने ऐसे ये एक, जहाँ से मेरा पेन चल रहा है ये, फिर ऐसे समझ ली ये वाला, ये एक मिरर है बेटा। अगर आप सिंपल मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी एक इमेज बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही मान लो कि ये ऐसे कहाँ पे, खैर आपको 2 इमेज दिख रही हैं, आप थोड़ा इस वाली इमेज को हटाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पेन रख देती हूँ। अब देखो अगर मान लो ये एक मिरर है जो आपको दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये उसकी इमेज हो गई। पर अब देखो बेटा इसमें तो इन्होंने ये ऑब्जेक्ट है और इसकी 3 इमेजेस दिखा रखी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे एक्चुअली में 2 मिरर्स यूज़ किए गए हैं। किस तरीके से, जैसे आपका ये बुक है ना बेटा, सेम बुक के हिसाब से, जैसे देखो अब इस बुक के मैंने इस वाले पोर्शन को ऐसे ऐसे कर दिया है, ऐसे समझ लो। एक सेकेंड, कैसे दिखा सकती हूँ मैं आपको बेटा, एक मिनट में आपको पेज की हेल्प से दिखाती हूँ बेटा। ये देखिए ये तो आपका एक सिंपल पेज है जैसे दिख रहा है आपको, तो आप इसको मिरर समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और ये मिरर है और इसके पीछे आपको लगेगा इमेज बनेगी। पर इस केस में बेटा आपके 2 मिरर्स कुछ ऐसे रखे हुए हैं। देखो ये एक मिरर हो गया और ये आपका सेकंड मिरर हो गया। दोनों मिरर्स में 90 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है और फिर यहाँ पे आपकी कैंडल रखी हुई है।
ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो कैंडल रखी हुई है इस वाले मिरर, बेटा ये जॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये दो अलग अलग मिरर्स को यूज़ करके लिया गया है। तो ऐसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये दो आपके मिरर्स हो गए। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस वाले मिरर में भी बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस वाले मिरर में भी बनेगी। तो अगर मैं इतना ही कॉन्सेप्ट सोचूं तो दो इमेज बननी चाहिए थी, तीसरी क्यों बनी, मतलब इमेज तो 3 बन रही थी इस डायग्राम में। आप दोबारा देखो डायग्राम, ये देखो इस वाले मिरर में एक बन गई, इस वाले मिरर में एक बन गई, तो तीसरी कहाँ से आई। बेटा एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, अगर वो किसी कारण से एक बार और रिफ्लेक्ट हो जाए, मल्टीपल, इसी को कहते हैं ना मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट इन, देखो यहाँ से तो एक बार इमेज निकलेगी, एक बार रेज निकलेंगी, वो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, इमेज बनेगी। अगर वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो फिर से मीट कर जाएं तो और मल्टीपल इमेज बनती है। एक बार देखो, आपने लास्ट क्लास में जो मिरर का देखा था डायग्राम, तो उसमें क्या हो रहा था बेटा कि देखो ये रेज जा रही थी, ये रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज पे जा रही थी और ये वापस यहाँ पे आ जा रही थी, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा होता कि जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं यहाँ पे अगर मैं कोई और मिरर लगा देती जिसकी वजह से ये फर्दर रिफ्लेक्टेड हो जाती, तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस बनने के चांसेस थे। तो यही डेफिनेशन होती है बेटा मल्टीपल इमेजेस की, कि इफ़ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ फर्दर रिफ्लेक्टेड, जो लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हो चुकी है और उसके बाद भी रिफ्लेक्ट हो जाए तो उससे क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। आपका जो ये था बेटा डायग्राम, इसमें 2 मिरर्स यूज़ हुए थे जो एक दूसरे के 90 डिग्री रखे हुए थे। आप इसको अपने घर पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं बेटा। आपने 2 मिरर लेना, प्लेन मिरर, और दोनों को 90 डिग्री पे ऐसे देखो ऐसे रख देना, और यहाँ पे बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखना, तो आप देखेंगे उसमें 3 इमेजेस बनती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आपने देखी होगी, आपने सैलून में देखा होगा बेटा, आप जो अपने हेयर कट करवाने गए होंगे कभी, तो क्या होता है कि सैलून में जो बार्बर होता है वो एक ऐसे सामने फ्रंट मिरर होता है, फिर आपकी यहाँ पे चेयर होती है और एक बैक मिरर भी होता है। आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया तो देखो जिस सैलून में आपके ऐसे आमने सामने 2 मिरर्स होते हैं ना, उसमें आपको अपनी बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। एक्चुअली उसमें ना बेटा इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जहाँ तक आप देखना चाहो। ये बात समझ आई आपको? तो आप इसको कभी दोबारा सैलून में जाएं तो इस चीज़ को ढंग से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जहाँ पे 2 मिरर लगे हुए हों, या फिर आप अपने घर पे 90 डिग्री के एंगल पे आप मिरर रख के फिर देख सकते हैं। और आप अगर बेटा ये एक्सपेरिमेंट करने लगे तो एक चीज़ और देखना कि जैसे जैसे आप एंगल चेंज करेंगे ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ इमेजेस भी चेंज होंगे। जैसे अगर आप एंगल 90 डिग्री रखते हैं तो नंबर ऑफ़ इमेजेस अलग आएंगी। अगर बेटा आप जो हैं वो कोई और एंगल रखते हैं तो उसमें कुछ और नंबर ऑफ़ इमेजेस आएंगी। तो आपके पास कोई डेरिवेशन भी तो होना चाहिए। देखिए बेटा, आपके पास कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए इस चीज़ को समझने का। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर थीटा एंगल है हमारे 2 मिरर्स के बीच में, तो जो इमेज फॉर्म होगी उसके नंबर ऑफ इमेजेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1। जैसे आपका थीटा 90 है, अगर 2 मिरर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 360/90 -1, मतलब 4 - 3। आगे चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है बेटा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा जो आपके डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे नहीं है। अब लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, जैसे सपोज करो बेटा ये आपकी आई है, ठीक है, और इसके सामने बिल्कुल जो स्ट्रेट जहाँ तक आपकी नज़रें देख सकती हैं, इस स्ट्रेट वाले पोर्शन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। अब एक बात देखिए, आप थोड़ा सा अपने आंखें ऊपर की साइड घुमा सकते हैं, थोड़ा ऊपर की चीज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे नीचे आंखें करके नीचे का पोर्शन देख सकते हैं। पर एक बात सोचो, जो ऑब्जेक्ट जो है कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाइट पे है, उसको आप हो सकता है ऑब्जर्व ना कर पाएँ। तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। अगर आपकी देखो बेटा, अगर ये मान लो ग्राउंड है, ये एक वॉल है, आप ऐसा समझो कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ना मैंने एक वॉल बना दी, जो मैंने ये लाइन बनाई है ना बेटा, ये वॉल है, ठीक है। अब आप वॉल के इस साइड में हैं और आपकी हाइट छोटी है,
आप जंप करके नहीं देख सकते उस साइड क्या हो रहा है, तो आप अपने पेरिस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखो ये वॉल की बाउंड्री पे पेरिस्कोप का ये वाला पोर्शन बाहर की साइड निकाल दिया, आप वॉल के दूसरी वाली साइड जो रखा है उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये आपकी वॉल है, ठीक है, और आपकी हाइट तो इतनी रह गई, तो आप यहाँ पे पेरिस्कोप लगाएंगे, तो जो ये ऐसे मुड़ा हुआ चीज़ दिख रही है मेरी, जैसे इसमें मुड़ी हुई फिंगर दिख रही है आपको, ये ऐसे लगाया हुआ है पेरिस्कोप यहाँ पे, और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो होगा क्या बेटा, अगर ये वॉल है उसके दूसरी साइड कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ये आपका मिरर है बेटा, यहाँ पे जो मिरर लगाया हुआ है ये मिरर है, और ये पर्टिकुलरली 45 डिग्री के एंगल पे है। कितने एंगल पे है बेटा, ये देखिए यहाँ से जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री का बनता है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ पे आएगी। ये भी एक दूसरा मिरर है बेटा, इस मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ जाएगी। देखो आपकी हाइट इस वॉल जितनी नहीं थी, आप ऊपर नहीं देख सकते थे, या आपके डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं था ऑब्जेक्ट, तो आपने इस वॉल पे क्या फिट कर दिया, एक पेरिस्कोप फिट कर दिया, और आप यहाँ से इस वॉल के दूसरी साइड की चीज़ें ऑब्जर्व करें। अगर ये वॉल है, यहाँ पे ऐसे पेरिस्कोप का जो आगे जेड वाला पोर्शन है वो जा रहा है, और आप यहाँ पे हैं, तो यही होता है बेटा। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं कि जहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं देख सकते किसी चीज़ को, वहाँ पे आप पेरिस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है कि यहाँ से जो लाइट आई इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे आएगी, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये होता है बेटा पेरिस्कोप। ऐसे ही आपके पास एक डिवाइस और है, वो होता है कैलेडियोस्कोप बेटा। आप कैलेडियोस्कोप देखिए क्या होता है, इसमें बेटा 3 मिरर्स लगे हुए हैं एक्चुअली। अब आप 3 मिरर्स को कैसे लगाएंगे, जैसे ये देखिए, सपोज करो ये एक मिरर है और 2 मिरर और ऐसे लगा दो, ये हट की सी शेप बन गई ना बेटा। ऐसा देखो, ये एक मिरर ऐसे समझो, दूसरा मिरर ऐसे समझो, और तीसरा इसका क्लोजिंग मिरर होगा ऐसे। तो ये ट्राइंगल शेप जैसे दिख रही है आपको, सेम ट्राइंगल आपको यहाँ पे भी दिख रही है। तो एक मिरर तो बेटा ये कुछ इस साइड है, एक मिरर बेटा ये वाला है, और एक इसके आगे से इसको क्लोज करने वाला है। 3 मिरर्स को हमने एक एंगल पे लगाया हुआ है। अब आपको पता है कि जब 2 और 2 से ज़्यादा मिरर्स कुछ एंगल पे लगे होते हैं तो मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। सेम काम यही होगा बेटा कि जब आप 3 जो हमारे क्या है मिरर्स हैं उनको एंगल्स पे अरेंज करेंगे तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा बेटा, पहले हम इसको 3 मिरर्स को सेट करेंगे, उसको बाहर से कार्डबोर्ड की हेल्प से कवर कर देंगे, साइड में एक होल करेंगे, आई पीस बनाएंगे, एक को बिल्कुल क्लोज कर देंगे दूसरे वाले एंड को, और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट डाल देंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, और वो बहुत ही एक यूनिक सा इफेक्ट दिखाएगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी बहुत सुंदर नज़र आएगा, सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि 3 मिरर्स के अरेंजमेंट से आपकी मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। बेटा मैं आपको एक और वीडियो सेंड कर रही हूँ जिसमें बहुत ईजिली कैलेडियोस्कोप को फॉर्म करके दिखाया गया है, और आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको अच्छे से नहीं दिखेगा कि ये कैसा है, वहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे। तो ये नोट जो है बेटा आपकी नोटबुक में आप फेयर में लिखना और इनको लर्न भी करना। ओके, थैंक यू बेटा।